नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे 10th क्लास की विज्ञान के बुक का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट पढ़ लिया है। अब चर्चा करते हैं इस चैप्टर के अंदर पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में। पेज नंबर 132 पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्रिया के बाद अचानक हुई कोई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसी गर्म बर्तन पर अचानक हाथ लगने पर उससे बचने के लिए तेजी से हाथ को हटाना, तो ये क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और इस प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण हमारे सोचने यानी मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होता है मेरुरज्जु द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है मेरुरज्जु। दूसरा है टहलना। ये टहलना क्या, देखिए टहलना हमारे सोचने पर निर्भर करता है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है जो हमारी सोच समझ कर निर्भर करती है और ये क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है। कहने का मतलब प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है। इसमें मस्तिष्क किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता। लेकिन टहलने की क्रिया जो है ये एक मानसिक क्रिया है, यानी हम जैसा मस्तिष्क में सोचेंगे उसी प्रकार की हम टहलने की क्रिया को अंजाम देते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आएंगे। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के मध्य अंतःग्रथन यानी सिनेप्स में क्या होता है। देखिए सिनेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो विद्युत आवेग होता है उसको शक्तिशाली बनाती है। तो देखते हैं क्या है। विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान में सिनेप्स अंतःग्रथन सहायक होता है। ये तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजी गई सूचनाओं को, जो कि विद्युत आवेग के रूप में होती है, रसायन में विवेचित कर देता है ताकि ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर सके। यानी एक कोशिका से इन विद्युत आवेगों को दूसरी कोशिका में पहुंचाने के लिए जो बीच वाली स्थान होता है, जो बीच की संरचनाएं होती है, उसे कहा जाता है सिनेप्स। और ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऐसा रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि यहाँ से एक कोशिका से आने वाले संकेतों को और अधिक शक्तिशाली बनाकर दूसरी कोशिका में भेज दिया जाता है ताकि वो निश्चित लक्ष्य पर पहुँच सके। तो ये होता है अंतःग्रथन या फिर सिनेप्स। दूसरी तरफ बात करते हैं, तीसरा प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। या में हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि हमारा संतुलन बनाने का कार्य करता है और हमारे शरीर की स्थिति को नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे कहा जाता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। जब कोई अल्कोहल की मात्रा को ज़्यादा ग्रहण करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अनुमस्तिष्क, जिसकी वजह से उसके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो बार बार गिरता है। दूसरी बात, किसी चोट की वजह से गर्दन में पीछे की तरफ यदि चोट भी लगती है तो आदमी संतुलन खो बैठता है, गिर जाता है, उसका कारण भी अनुमस्तिष्क ही होता है। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं। देखिए हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो अगरबत्ती का गंध का पता लगाती हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं इसको पूरा समझते हैं। अगरबत्ती की गंध को इंद्रिय गामक नाक द्वारा ग्रहण करने के बाद नाक में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यानी यहाँ पे जो उद्दीपक आया है उस उद्दीपक को विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देता है कौन, हमारी नासिका में उपस्थित तंत्रिका कोशिका। फिर ये विद्युत आवेग जो है ये अन्य तंत्रिकाओं तक चला जाता है। उसके बाद में ये अन्य तंत्रिकाएं कोशिकाओं मतलब एक कड़ी के रूप में होती हैं, तो वो आगे से आगे एक संकेत को पहुंचाती जाती हैं, लेकिन अंत में ये मस्तिष्क में पहुंच जाती है, अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क में अगरबत्ती के बारे में जानकारी की पहले से ही उपस्थित रहती है, जिससे हम इसकी गंध का पता लगा लेते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है उसमें सारी सूचनाएं भंडारित होती है, यानी स्मृति केंद्र भी कह सकते हैं, जहाँ पर ये पता करके बता देंगे हमें कि ये जो अगरबत्ती की गंध है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 5वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, मैंने आपको कहा था ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो मस्तिष्क शरीर की मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचनाएं करके उनका आकलन करते हैं और ये क्रियाएं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में ही नियंत्रित होती हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से तो मेरुरज्जु इसमें काम करता है, लेकिन
कई बार ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनका अनुमान व्यक्ति नहीं लगा पाता है, तो वहाँ मानव मस्तिष्क क्रिया करता है और मस्तिष्क क्रिया करके मेरुरज्जु को संकेत देता है, मेरुरज्जु उसके अकॉर्डिंग फिर अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये प्रश्न कर सकते हो। अगला प्रश्न है पेज नंबर 136 पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछा गया देखिए, पादप हार्मोन क्या है? पौधों के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वह रसायन पदार्थ जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन किसे कहेंगे? पौधों के अंदर उद्दीपन, उद्दीपन यानी कोई भी उद्दीपन हो सकता है। पादप के लिए उद्दीपन के रूप में सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ठीक है, मृदा हो सकती है, जल हो सकता है, हवा हो सकता है, या जैसे छुई मुई ऐसे पौधे होते हैं उनके लिए स्पर्श भी एक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। तो उद्दीपक ग्रहण करने वाले कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इनसे स्रावित होने वाले एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल आदि। तो ये सारे अम्लों के बारे में, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आप ये प्रश्न अपनी नोटबुक में जरूर कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। छुई मुई के पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति किस प्रकार की गति है? छुई मुई की पत्तियों को छूने पर आप जानते हो कि पत्तियां एक जगह एकत्रित हो जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ पूछा हुआ है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, यानी पादप का जो तना होता है, ऊपर का भाग होता है, वो जिधर सूर्य का प्रकाश मिलता है उधर ही गति प्रारंभ कर देता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, छुई मुई के पौधे की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी पादप की वृद्धि से इसका कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति छुई मुई के पादप को स्पर्श करेगा तो स्पर्श करने के कारण छुई मुई के पत्ते आपस में सिमट जाएंगे। जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती हैं। पादप कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन नहीं होते हैं, पर ये जल की मात्रा में परिवर्तित करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिसके कारण उनका आकार बदल जाता है। छुई मुई के पौधे में यह गति स्पर्श के कारण होती है और गति में तीव्रता पर होती है। ये गति जो होती है ये भी तीव्र होती है, जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और एक विशेष दिशा में ही होती है, यानी ये जो गति है वो वृद्धि पर आधारित नहीं होती है। तो छुई मुई के पत्तों की जो गति है वो वृद्धि पर आधारित नहीं है, लेकिन जो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है ये वृद्धि पर आधारित है, यानी जिधर उद्दीपक मिलेगा पादप उधर ही गति प्रारंभ कर देगा। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। पादप की वृद्धि को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि सभी वृद्धि को बढ़ाते हैं। केवल एब्सिसिक अम्ल है ऐसा है जो वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? देखिए, प्रतान मैंने कहा था आपको कि कोई भी बेल होती है तो उस बेल के इस प्रकार की एक संरचना निकलती है जो कि किसी चीज़ को अपने चारों ओर लपेट लेती है, जिसको कहा जाता है प्रतान, ठीक है। तंतु भी कह सकते हैं इसको। तो ऑक्सिन प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है तो ऑक्सिन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है। ऑक्सिन का सांद्रण दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह भाग अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार प्रतान मुड़ जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चारों ओर जकड़ लेता है। कहने का मतलब, जैसे ये कोई तना है, यहाँ से तना से कोई प्रतान निकला, वो प्रतान जैसे किसी चीज़ के संपर्क में आएगा, उसको स्पर्श करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो यहाँ पर केंद्रित हो जाता है और इस प्रतान की वृद्धि करता है तेजी से। जब इस प्रतान की तेजी से वृद्धि होती है तो इस वस्तु को ये चारों ओर से जल्दी से जकड़ लेता है। इसीलिए बेल जो है वो इसी की तरफ बढ़ती है और अपनी वृद्धि प्रारंभ कर देती है। तो अच्छा प्रश्न है, ये क्रियाएं सारी ऑक्सिन के कारण होती हैं, तो आप ये अपनी नोटबुक में कीजिएगा। 5वां प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। हमें एक ऐसा प्रयोग बताना है जिसे पता करना है हमें कि पादप का जो जड़ है वो जल यानी भूमि के नीचे की ओर जाती हैं। तो पौधों की जड़ जल प्राप्त करने के लिए भूमि के नीचे की ओर गति करती हैं। इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग में एक पेट्री डिश लेकर उसमें रंध्र युक्त गत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा कर दीजिए। इसके एक भाग पर मिट्टी भर दें और दूसरे भाग में जल भर दें। मिट्टी वाले भाग में कुछ अंकुरित बीज उगने के लिए रख दें। अब इस संपूर्ण उपकरण को 3-4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रखें जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और वायु हो। 3 या 4 दिन बाद देखने पर हम निम्नलिखित बातें देखने को मिलेगी। क्या क्या? पहली, जड़ें जल की ओर मुड़ने लगती हैं। दूसरी, प्रवाह जल के विपरीत वृद्धि करने लग जाता है।
प्रो का मतलब हुआ तना, यानी जल नीचे की ओर है तो तना ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो ये प्रयोग आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक आपकी समझ के लिए प्रश्न डाला गया था, ये आपको नोटबुक में भी नहीं करना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो है वो पेज नंबर 138 पर है। कौन कौन से प्रश्न है देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। देखिए, जंतुओं में विभिन्न संचरण का कार्य कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनालिन हार्मोन मुख्य नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। यह सीधे रुधिर में स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यह जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और अपनी नोटबुक में कर चुके हैं, तो ये प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये तो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक ही थायरोक्सिन के निर्माण में मदद करता है। और थायरोक्सिन निर्माण होगा तो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा आदि का उपापचय होगा। तो क्या लिखा देखिए, आयोडीन युक्त नमक शरीर में उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी होगी तो गाइट रोग भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ ली है, कर ली है, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती हैं। क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ही जाता है, तो ब्लड में जाएगा तो यहाँ पर हमारे शरीर में क्या क्रियाएं होगी वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो क्या क्रियाएं होगी देखिए, जब एड्रेनलिन स्रावित होता है रुधिर में तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों और आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। डायफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे अपन आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, तो एक तरीके से ये जब रक्त में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में आपातकालीन स्थितियों में ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और भी अनेक सारी क्रियाएं देखने को मिलती है। तो आप ये प्रश्न चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रवण अग्नाशय में होता है, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसी इंसुलिन की आपूर्ति करने हेतु मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ये भी आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला काम जो इसके अभ्यास प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।